हेलो हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम जो बात करने वाले हैं न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2026 के हिसाब से बैंक अकाउंटिंग लिमिट एंड कैश रूल के बारे में बात करेंगे कि एक पर्सन होता है जो कि एक बिजनेसमैन होता है, एक नॉर्मल पर्सन होता है जिसे हम इंडिविजुअल पर्सन कहते हैं। अगर वो अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करता है या बिजनेसमैन अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करता है तो उसके लिए क्या लिमिट रखनी चाहिए, कितना कैश विड्रॉ करना चाहिए, कितना डिपॉजिट करना चाहिए। प्लस हम ऐसे बात करेंगे कि कई पर्सन के मन में डाउट आता है आईटीआर फाइलिंग करते टाइम पे कि हमारा मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो क्या सभी बैंक अकाउंट का अपना दिखाएं, पर्सनल अकाउंट का भी प्लस बिजनेस अकाउंट का भी दिखाएं आईटीआर में रिपोर्टेड करें इनकम। तो आज इन्हीं सब सवालों को लेकर मैं ये आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। प्लस में आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइबर और 5 लाख लाइक पे मैं आपको गारंटी 100% गारंटी देता हूँ। तो पूरा इनकम टैक्स एक्ट रूल के हिसाब से 2026 के हिसाब से पूरा टीडीएस चार्ट अपडेटेड दूंगा, पूरा प्लेलिस्ट दूंगा टीडीएस रिटर्न फाइलिंग से लेके टैली में एंट्री से लेके और आपका इनकम टैक्स पोर्टल पे कैसे फाइलिंग करता है ए टू जेड सारा प्लेलिस्ट मैं आपको टीडीएस में दूंगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, प्लस लाइक और कमेंट देना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं इनकम टैक्स से क्लाइंट को लेके एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है बैंकिंग अकाउंटिंग लिमिट और कैश रूल के हिसाब से। अगर आप चाहते हो कि ये पीडीएफ मैं आपको शेयर करूं तो मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आराम से। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो रूल है बैंकिंग अकाउंटिंग लिमिट एंड कैश रूल के हिसाब से फाइनेंशियल कंप्लायंसेस जो गाइडलाइंस है 2026 इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आज हम उसकी बात करते हैं। पहले ही जो पर्सन के मन में डाउट आता है, चाहे सेविंग अकाउंट वाला पर्सन हो, चाहे करंट अकाउंट वाला पर्सन हो, चाहे नॉर्मल पर्सन हो, चाहे बिजनेस अकाउंट वाला बिजनेस करने वाले पर्सन हो, उनके मन में हमेशा एक डाउट होता है क्या हम अपने मल्टीपल बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं अलग अलग ब्रांचेस में। तो जी हाँ, आरबीआई ऐसा कोई भी रूल नहीं बना रखा है कि आपको मल्टीपल बैंक अकाउंट ना खुलवा, एक पर्सन चाहे तो कितना भी बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। ठीक है जी, तो फुल्ली लीगली है, फुल्ली लीगल है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो इसमें इनकम टैक्स हिसाब कोई मना नहीं करता है, जीएसटी के हिसाब से कोई मना नहीं करता है, ना ही आरबीआई आपको मना करती है। आप एक इंडिविजुअल पर्सन चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप सैलरी पर्सन हो, मल्टीपल बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। पहला डाउट आपका क्लियर होता है। ठीक है जी, आइए कहते हैं क्या कहता है। अलाउड टू ओपन अनलिमिटेड सेविंग, सेविंग अकाउंट खुलवाओ, चाहे करंट अकाउंट खुलवाओ, चाहे सैलरी अकाउंट खुलाओ, आपके लिए कोई रोकने वाला नहीं है आरबीआई की तरफ से। ठीक है जी, बट ऑल अकाउंट आर लिंकिंग टू योर पैन कार्ड। आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा ना वो सारा आपका पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इसमें कहने वाली कौन सी बात है, तो क्या कहता था इनकम टैक्स एक्ट डिपार्टमेंट व्यूज द कंबाइंड डेट ऑफ ऑल अकाउंट। अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन है, आप सैलरी से भी इनकम कमाते हैं, आपकी बिजनेस का भी इनकम है, आपकी सेविंग अकाउंट भी है, आपके करंट अकाउंट में है, चाहे आपका 5-6 बैंक अकाउंट आपके नाम पे सेविंग अकाउंट, तो आपके सभी बैंक अकाउंट पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नजर रहता है जी। ठीक है, द प्रॉब्लम इज नॉट द नंबर ऑफ अकाउंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट से प्रॉब्लम नहीं रहता है, बट एक्सप्लेन्ड मनी। अगर आप अपने अलग अलग बैंक अकाउंट में पैसे लेते हैं और जब आप आईटीआर फाइलिंग करते हैं और वहां आप अपने मनी को, अपने सोर्सेज के बारे में नहीं बता पाते कि ये पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, आप उस पैसों को एक्सप्लेन कर देते हैं, बताते नहीं है, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके यहाँ नोटिस आता है। ठीक है जी, पहला आपका डाउट क्लियर होता है। अब बात करते हैं कि हमारा जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे मान लीजिए हमारे, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए आपका एक कैलेंडर ईयर होता है, पर बिजनेसमैन वालों के लिए फाइनेंशियल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर क्या होता है आप हम सब जानते हैं, लेकिन मैं एक बार दोबारा बताना चाहूंगा ताकि किसी भी मन पर्सन के मन में डाउट सा ना रह जाए। ठीक है जी, यहाँ आपके सभी डाउट क्लियर किए जाते हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं मिच्योर हो सकूं, प्लस में मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूं बना बना के। अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो मैं आपके लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर करते हैं और 5 लाख लाइक और कमेंट करते हैं
तो मैं आपको पूरा प्लेलिस्ट देने वाला हूँ टीडीएस का, विथ रूल, विथ अपडेटेड रिटर्न फाइलिंग, टैली एंट्री, ए टू जेड सारा सिखाने वाला हूँ। प्लस में अगर आप बोलोगे तो टीसीएस का भी मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, बिल्कुल 100% फ्री। ओके, तो आगे आइए बढ़ते हैं। तो कैश डिपॉजिट के बारे में हम बात करते हैं। कैश डिपॉजिट लिमिट क्या कहते हैं हमारे फाइनेंशियल ईयर में। तो जैसा कि मैं कहता कैलेंडर ईयर अपना होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। लेकिन एक बिजनेसमैन वाले के लिए क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। अगर मान लीजिए कोई भी एक पर्सन बिजनेस चलाता है तो उसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 26, जैसे मेरा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है 1 जनवरी को, सॉरी कैलेंडर ईयर, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा बिजनेस के लिए, 1 अप्रैल 26 से लेकर 31 मार्च 27 तक का। ठीक है जी, आई होप समझ गए। इसमें क्या किया जाता है, एसएफटी ट्रिगर करती है क्या, ये एसएफटी क्या होती है हम आगे अभी देखने वाले हैं। ठीक है जी, तो ट्रिगर करती है कि हाँ एसएफटी भी को भी ट्रेस करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पहली बात तो ये। ठीक, तो क्या कहता है, सेविंग बैंक अकाउंट में आपका कितना कैश डिपॉजिट होना है, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी पर्सन के पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है ना, तो आपके पर बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन के हिसाब से देखा जाएगा कि आपको, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल देता हूँ कि एक राम पर्सन है, उसके पास पीएनबी में अकाउंट है, एसबीआई बैंक में अकाउंट है, यस बैंक में अकाउंट है, उसके मल्टीपल बैंक अकाउंट है जी। तो आपके पर बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन देखे जाएंगे कि आपने अपने सेविंग अकाउंट से कितना कैश डिपॉजिट किया है। किसी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका 10 लाख रुपीज कैश डिपॉजिट होता है तो आपको आईटीआर में बताना होगा। दूसरा, अगर आप बिजनेस पर्पज से करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो 50 लाख का ये लिमिट दे दिया जाता है कैश डिपॉजिट के लिए। ठीक है जी, इसमें ओनली कैश इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा आप चाहे यूपीआई करो, एनएफटी करो, आर नॉट कंडक्ट इन दिस लिमिट। आपके यूपीआई एनएफटी से अगर आप कैश डिपॉजिट कराते हो तो ये इंक्लूड नहीं किया जाता, ओनली कैश बेसिस कैश डिपॉजिट बैंक में देखा जाता है, चाहे आपकी सेविंग अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे बिजनेस पर्पज से हो, चाहे पर्सनल यूज से हो। ठीक है जी, तो आपको दूसरा डाउट भी क्लियर होता है। ठीक, अब मैं बात करना चाहता हूँ, कैश डिपॉजिट की तो बात हो गई, लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूँ क्या कैश विड्रॉ से लेके। अच्छा, कैश विड्रॉ से लेके क्या दूं, तो एक टीडीएस का सेक्शन आता है, सेक्शन 194N। ठीक, उसमें कैश विड्रॉल की बात की जाती है। इसमें एक होता है कंप्लायंसेस, एक होता है विदाउट कंप्लायंसेस। मैं कंप्लायंसेस विदाउट कंप्लायंसेस क्यों कह रहा हूँ ऐसे, कितने पर्सन होते हैं कि आईटीआर फाइलिंग करते हैं और कितने पर्सन होते हैं कि नॉन आईटीआर फाइलिंग वाले पर्सन हैं, तो उसके हिसाब से कैश विड्रॉ की लिमिट रखा गया है, प्लस टीडीएस का सेक्शन रखा गया है जिसे हम कहते हैं सेक्शन 194N, जो कि टीडीएस विड्रॉ कैश के लिए आता है। तो सबसे पहले हमारी जो बात आती है कैटेगरी में, क्या देखा जाता है कि आईटीआर फाइलिंग जो पर्सन करता है ना, तो उसकी अमाउंट लिमिट क्या दी गई है विड्रॉल के, 1 करोड़ रुपए। अगर आप 1 करोड़ रुपए से ज्यादा विड्रॉ करते हैं तो 2% से आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। ठीक, ऐसी अगर नॉन फाइलर वाले हैं जो आईटीआर फाइलिंग नहीं करते हैं, तो उसका लिमिट कितना रखा गया है कैश विड्रॉ के लिए, 20 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में। अगर आप 20 लाख से ज्यादा भी करते हो तो भी टीडीएस कटेगा, या 1 करोड़ के बीच में जैसे 60 लाख 70 लाख भी करते हो तो भी टीडीएस कटेगा। तो 2% के हिसाब से यहाँ टीडीएस कटने वाला है। अब वो 1 करोड़ के ज्यादा आप कैश विड्रॉ करते हो तो 5% से आपका टीडीएस कटने वाला है जी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका जनरली देखा जाए तो 10 लाख का लिमिट नहीं रखा गया, अबव 1 करोड़ का रखा गया है। ठीक है, कैश विड्रॉ के बारे में मैंने बता दिया, कैश डिपॉजिट के बारे में बता दिया, मल्टीपल बैंक अकाउंट के बारे में बता दिया। अच्छा, अब दूसरा क्या मैं बात करने वाला हूँ, यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में आपकी बात करने वाला हूँ। हर एक पर्सन है जो कि बिजनेसमैन होते हैं, इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, वो सोच में पड़ते हैं यार मेरा स्टैंडर्ड लिमिट क्या मिलेगा यूपीआई के केस में, कितना अमाउंट तक ट्रांजैक्शन करूँ एक दिन तक यूपीआई लिमिट का। ठीक, स्पेशल कैटेगरी में हम मेरे क्या मिलेगा, जैसे मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, एजुकेशन वाला हूँ, आईपीओ इंश्योरेंस करवा रहा हूँ वगैरह वगैरह, है ना। तो मैं आज वो लिमिट को, आपको जो डाउट रहता है हमेशा से, मैं वो आज क्लियर करने वाला हूँ। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट की जो बात होती है, अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या कहता है जी, कि आपका पर डे, यानी 1 डेज का 1 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्पेशल कैटेगरी में अगर मैं मान लूँ हॉस्पिटल और एजुकेशन के पर्पज से, तो 5 लाख तक नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और आईपीओ इंश्योरेंस को लेकर करूँ तो 2.5 से 5 लाख के बीच में होनी चाहिए जी। ठीक है, सब्जेक्ट टू बैंक वाइज बैंक, आप किसी भी बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन कर सकते हो, चाहे एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, या मैन वेरी कोई सा भी एलसेट्रा, आप कोई सा भी बैंक अकाउंट से यूपीआई ट्रांजेक्शन कीजिए, 1 लाख का लिमिट मिलता है एक दिन का। ठीक है, दूसरा अगर आप हेल्थ के रिगार्डिंग हॉस्पिटल एजुकेशन में करते हो तो 5 लाख, और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग करते हो तो 2.5 से 5 लाख का।
ओके। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि एसएफटी रिपोर्टिंग करनी होती है, होती क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिक ट्रैकिंग एंड एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड होती है, जो एआईएस होता है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हो, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सोर्सेज होती है। अच्छा, अब मैं आपके ऊपर जो बात करने वाला हूँ जी, ये एसएफटी होती क्या थे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बैंक्स आर लीगली बाउंड टू रिपोर्ट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन टू द टैक्स डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली। अच्छा, आपने सुना होगा यार कि मेरा बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांजैक्शन हो गए, 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गए सेविंग अकाउंट में, तो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाता है। क्यों आ जाता है? उसका रीज़न क्या होता है? तो यहाँ देखो, लीगली बाउंड टू रिपोर्ट मतलब कोई भी बैंक अकाउंट हो, चाहे सेविंग बैंक अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, कोई सा भी बैंक का ब्रांच हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बैंक अकाउंट हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि बाउंड होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताने के लिए, हर एक ब्रांच के बैंक को, कि इस पर्सन का इतना एनुअली ट्रांजैक्शन है, इतना उसका इनकम आ रहा है, इतना पैसा गया है। तो उसके हिसाब से आप सोचते होगे यार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता कैसे चल जाता है कि मेरा इतना ट्रांजैक्शन हो रहा है? तो आपकी जो बैंक होती है ना, वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या करती है? इन्फॉर्मेशन देती है आपके एनुअली बेस पे, ठीक है जी। तो आपका वहाँ पे स्टेटमेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। वेर इज इट विजिबल? दिस दैट रिफ्लेक्ट इन एआईएस इंफॉर्मेशन, टीआईएस इंफॉर्मेशन, एज में सो मस्ट चेक द पोर्टल। जब भी आप आईटीआर फाइलिंग करते हो तो आपको एआईएस टीआईएस देखना जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे आपके सारे ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपने आईटीआर फाइलिंग कर दिया और एआईएस टीआईएस चेक नहीं किया, तो आपके आपके केस में 100% नोटिस आने का चांस होता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे आपके ट्रैक करती है ट्रांजैक्शन लिस्ट में। मैंने यहाँ ट्रांजैक्शन लिस्ट बता रखा है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। इस पे आपको क्या करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नजर रखती है। तो क्या कहती है आओ देखते हैं। द ट्रिगर पॉइंट एसएफटी इट सेल्फ इज अ नोटिस। A notice is sent only if your ITR declare income does not suggest that transaction। अगर मान लीजिए ट्रिगर में जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, एसएफटी के अंदर गवर्नमेंट क्या क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नजर रखते हैं, अगर आप वो नहीं बताते हो, अगर आपने आईटीआर में डिक्लेयर इनकम नहीं किया, तब तो नोटिस आने के चांस है ही हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या हमें मेनली तौर पे अपना देखना चाहिए एनुअली बेस पे। तो पहले तो आपको सेविंग अकाउंट में देखना चाहिए कि कैश डिपॉजिट एग्रीगेट टोटल अक्रॉस ऑल अकाउंट्स। आपको जितने भी बैंकिंग अकाउंट है ना, उसमें देखना चाहिए कि कैश डिपॉजिट मैंने 10 लाख से ज़्यादा नहीं किया है। अगर 10 लाख से ज़्यादा किया तो नोटिस आना पक्का है। करंट अकाउंट की बात करें बिजनेस पर्पज से, तो 50 लाख से ज़्यादा आपका कैश डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, ठीक। फिक्स डिपॉजिट की बात करें, जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं आप एफडी में, आरडी में, तो 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट। कितने परसेंट आज के डेट में देखोगे क्रेडिट कार्ड यूज करने लगे हैं। तो कैश में अगर मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो कैश में 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट का विड्रॉ नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा एनी मोड, जैसे आप यूपीआई, नेट बैंकिंग या बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन जो भी करते हो, तो 10 लाख रुपए तक वहाँ लिमिट दी जाती है आपको, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो फॉरेन करेंसी में, जैसे शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड्स वगैरह में, फॉरेन करेंसी में, तो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपका इंटरेस्ट इनकम मिलता है सेविंग से, एफडी से, या पोस्ट ऑफिस में आपने एफडी करवा रखा है, तो वो सारा आपको रिपोर्ट करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप सारा कुछ करते हो, रिपोर्ट नहीं करते हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके नोटिस आने का चांस रहता है जी। अब आइए आगे देखते हैं कंप्लायंस टिप्स क्या है सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से। तो मैं आपको जो कंप्लायंस टिप्स बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको ध्यान में रखते हुए, अगर आप आईटीआर फाइलिंग करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप सारा कुछ बताते हैं, तो आपको नोटिस नहीं आएंगे। अगर आप मान लीजिए जो मैं अभी बताऊंगा, अगर वो कंप्लायंस फॉलो नहीं करते, तो श्योर आपके पास नोटिस आने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ एक्शन चेक लिस्ट अपना क्या होने वाला है। तो आपको फॉलो स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, जो मैं आपको चेक लिस्ट बताने जा रहा हूँ। 100% सेफ्टी रहती है। तो पहले तो आपको एवरी ईयर एवरी ईयर आपको आईटीआर फाइलिंग करना चाहिए। अच्छा, हमारे आप देखते हो कि इंडिया में बहुत 40 करोड़ की आप आबादी है, लेकिन पर्सन 8 करोड़ ही आईटीआर फाइलिंग करते हैं। कितने परसेंट सोचते हैं यार मेरा 2.5 लाख 3 लाख की बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, मुझे आईटीआर फाइलिंग करने का क्या फ़ायदा है? तो अब मैं आपको बता दूं कि आईटीआर फाइलिंग करने के लिए बहुत फ़ायदा होता है। तो एक दो एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप बाहर जा रहे हैं, आपके बच्चे जाएंगे, तो वहाँ पे आपकी वीज़ा बनवाने का काम आएगा।
आपके आईडी प्रूफ हो जाएगा, एड्रेस प्रूफ हो जाएगा, बैंक लोन में पर्पस में काम आ जाएगा आईटीआर फाइलिंग करेंगे तो ऐसे ही बहुत से आपके बेनिफिट होते हैं आईटीआर फाइलिंग करने के। लेकिन पर्सन नहीं फाइलिंग करते पर्सन के सोच पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से आईटीआर फाइलिंग करनी चाहिए, बेशक से वो नीली क्यों ना जा रही हो, आपको आईटीआर फाइलिंग करनी चाहिए एवरी ईयर, ताकि आपके नोटिस आने का कम से कम चांस रहे। ठीक है जी। दूसरा बात ये है कि आपको अपना आईटीआर फाइलिंग करने से पहले ना रिव्यू करना चाहिए एक बार एआईएस को। ठीक है जी। कि उसमें हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अपने पैन कार्ड बेस पे कौन-कौन सा इनकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है। एक बार उसको ज़रूर चेक कर लीजिए आईटीआर फाइलिंग करने के टाइम पे, ठीक है? उसके बाद जो भी आपका चाहे सेविंग बैंक अकाउंट, आपके पर्सनल बैंक अकाउंट हो, चाहे बिज़नेस का बैंक अकाउंट हो, उसका आपका मैच होना चाहिए बैंकिंग डाटा। आपके अगर आप बिज़नेसमैन हो तो आपके टर्नओवर से, जीएसटी से, आईटीआर से बिल्कुल एक्यूरेट मैच होना चाहिए। ठीक है? आप जब भी अपना आईटीआर फाइलिंग करते हो तो इनकम के साथ-साथ आप एक्सपेंसेस भी बताते हो, आप एक्सपेंसेस का भी डिस्क्लोज़र करके चलिए, ठीक है? और दूसरा आपका रिपोर्ट होना चाहिए इंटरेस्ट का, चाहे एफडी से, चाहे आरडी से, चाहे पोस्ट ऑफिस से आप इंटरेस्ट लेते हो तो उसका भी रिपोर्ट करते हुए चले। फिर उसके बाद मेंटेन डिजिटली प्रूफ। मैं ये मेंटेन डिजिटली प्रूफ क्यों कह रहा हूँ कि कई पर्सन देखो शादी में आपको गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, चाहे आप किसी पर्सन से लोन वगैरह लेते हो, ठीक है? प्रॉपर्टी सेल-वेल करते हो, हाई वैल्यू की रिसिप्ट करते हो, तो उसकी आपके पास ना रिसिप्ट होना ज़रूरी होता है। क्योंकि मान लीजिए हम कल को मान लीजिए मेरा शादी हो रहा है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए श्याम का शादी हो रहा है, श्याम को भाई 50 लाख का गाड़ी मिल गया गिफ्ट में, लेकिन उसपे भी टैक्स जाता है और वो टैक्स आपको देना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए आपने गिफ्ट ले लिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया नहीं, है ना? तो वहाँ से आपको नोटिस आने के चांस रहता है। आपको जो भी आप ट्रांज़ैक्शन करते हो लोन्स के रिगार्डिंग, गिफ्ट्स के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी सेल के रिगार्डिंग, परचेज़ के रिगार्डिंग, उसकी आपके पास डिजिटली प्रूफ यानी एविडेंस होना चाहिए, पेपर होना चाहिए जी, ठीक है? अगर आप ये सब कंप्लायंसेस फ़ॉलो करते हो, तो आपके पास 100% नोटिस आने के चांसेस नहीं है। अरे अच्छा, किस केस में नोटिस आने के चांसेस है? तो पहली बात कि जो मैंने अभी आपको बताया कैश डिपॉज़िट और इनकम का अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो, ठीक है? तो उसपे नोटिस आने के चांसेस रहेगा। दूसरा, मल्टीपल अकाउंट ट्रिप, आपने अलग-अलग बैंकिंग अकाउंट खुलवा रखा है अलग-अलग ब्रांचों में और आपके वो स एक बात बताऊँ, आपका जो जितने भी बैंक अकाउंट खुलते हैं ना आपके पैन बेस पे खुलते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि मेरे पास 5 बैंक अकाउंट है, 2 बैंक अकाउंट का अपना डिस्क्लोज़र बता दिया, बैलेंस बता दिया और बाकी 3 का नहीं बताया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ दी कि नहीं, आपको जब भी नोटिस देगा अगर आपको उनका मैच नहीं हुआ, इनकम वेरीफ़ाई नहीं कर पाए तो आपको नोटिस दे देंगे। एक्सप्लेन्ड इनकम हो जाएगा जैसे लोन्स, गिफ्ट्स वगैरह, आपने वो शो नहीं किया जबकि आपके पास थे बैंक प्रूफ जैसे आप लोन्स के रिगार्डिंग, तो भी आपके पास नोटिस आने के चांसेस है। गोल्डन रूल बताऊँ तो जितने भी सोर्सेज़ से आपको वो सारे एविडेंस होने चाहिए, आईटीआर में सारे डिस्क्लोज़र कर दो, जितना एक्सपेंस है, जितना इनकम है, तभी आप सही तरीके से बचे रहोगे, नहीं तो नोटिस आएगा, तो आप फालतू में पेनल्टी वगैरह भरोगे तो इससे बढ़िया है कि आप ये सब कंप्लायंसेस पूरा करके चलिए। आई होप आप समझ गए होंगे इनकम टैक्स एक्ट 2026 के हिसाब से बैंकिंग अकाउंट की लिमिट क्या होनी चाहिए, कैश रूल कितना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं फिर से एक बार दोबारा कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपको ऐसी नई-नई गाइडलाइंस और ऐसे नए-नए रूल्स और जैसा कि मैंने बताया कि अगर मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए, 5 लाख लाइक कमेंट हो गए, तो मैं आपको पूरा प्लेलिस्ट टीडीएस का फ्री में दूँगा ए टू जेड। ठीक है? थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा।